डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड से मैक्सवेल्स कर्व भी बोल देते हैं या मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये एक कर्व है दैट इज बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक कर्व है कि किस मॉलिक्यूल की क्या स्पीड होगी, उस चीज का आइडिया यहां से हम लोग ले सकते हैं। इट गिव्स स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ होल कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक पूरा कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपके पास हो, एक वेसल है आपके पास, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग तरह की स्पीड देंगे, तो उसका एक स्टैटिस्टिकल एवरेज आपका ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। सो पहले ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करो। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का 2 पॉइंट्स पहले मैंने लिख रखा है, ये एक बार नोट डाउन कर लो। उस साइड में कर्व बना लेता हूं, कैसा कैसा दिखता है। हाँ जी, ये पॉइंट दोनों नोट डाउन हो गए आपके? यस सर। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक कर्व बनाया, जो वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके पास टोटल मॉलिक्यूल अगर 1 है, तो कितना मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर लाई कर रहा है 1 में से। फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है, 1 में से हम लोग जस्टिफाई करेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 में से जस्टिफाई करते हैं। तो फ्रैक्शन बेसिकली 1 में से जस्टिफाई करेंगे। अलग अलग हम लोग क्या ले रहे हैं, स्पीड पर मॉलिक्यूल कितने कहां कहां पर है, ये एक टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर है, पूरे वेसल का एक टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सब मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होती है। कोई मॉलिक्यूल धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल एकदम तेज स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल इन बिटवीन की स्पीड है, बहुत सारे टाइप की स्पीड हो सकती है ना। हम्म। तो वो पर्टिकुलर कितने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, देखिए आप, इनिशियली जीरो स्पीड पर जीरो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। हाँ। पहले इस सिर्फ रेड वाले कर्व को ऑब्जर्व करना, ब्लैक वाले को छोड़ देना। तो जीरो स्पीड पर जीरो, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसको हम बोलेंगे म्यू, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एमपीएस। दिखाई दे रहा है एमपीएस? हाँ, या थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जो सबसे हाईएस्ट आएगा उसी को ना। हाँ, जो सबसे हाईएस्ट आएगा उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। हेलो आद्या, हाँ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक फॉर्मूला कराया था मैंने, याद है क्या? नहीं। अरे नहीं, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल एंड तीसरा क्या था, म्यू आरएमएस। ऐसा कुछ था। हाँ, भूल गए इतना जल्दी, कोई बात नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जैसे वर्ड ही है, उसी का मीनिंग क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब इस स्पीड पर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहना चाहिए। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं पूरे वेसल में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, एवरेज स्पीड, क्योंकि आपने देखा था जो वैल्यू होती है वो कैसे वेरी करती है, म्यू आरएमएस इज लेस, म्यू आरएमएस इज ग्रेटर देन म्यू एवरेज विच इज ग्रेटर देन म्यू एमपीएस। मतलब सबसे पहले आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद क्या आएगा, म्यू एवरेज, और तीसरे पे क्या आएगा, म्यू आरएमएस। तीनों की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, क्या फॉर्मूला है वो देखा था, उसके अकॉर्डिंग चेक किया था कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है। लास्ट क्लास में ये काम हो चुका है, अगर आपको ध्यान है तो, या रिपीट करना पड़ेगा ये हाँ। बताइए। रिपीट करने की जरूरत है क्या आद्या? नहीं, आप बताए थे ना। हाँ, तो ये तीनों स्पीड्स ऐसे वेरी करेंगी, ऐसा दिखाई देगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कर्व क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपका हाई स्पीड कंटेन करने लगेंगे। ये स्पीड यहां पर इंक्रीज हो रहा है लगातार,
तो ज्यादा मॉलिक्यूल हाई स्पीड कंटेन करने लगेंगे कंपेयर टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई स्पीड बहुत कम मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो तो क्या होता जाएगा, कर्व फ्लैट होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके हाई स्पीड कंटेन करने लगेंगे। ठीक है। हाँ। जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान करने वाली है वो ये है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कर्व फ्लैट हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबल म्यू एवरेज एंड म्यू आरएमएस का क्या रिलेशन है, कौन बीच में आएगा, कौन कॉर्नर पे आएगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है इसमें। और प्लॉट क्या हो रहा है ये एक्सेस भी ध्यान रखने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में एक कर्व बनता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच में ये कर्व बनता है। आधा कॉपी हो गया। हाँ। ठीक है, हटा दो इसे। यस सर। The next part is real gas. आइडियल गैस आपने बहुत सुना, आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज बात करते हैं रियल गैस की। एक्चुअली गैस होती कैसे है, क्या होता है। तो PV is equal to nRT जो आप देखते आ रहे थे वो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम जो होती है वो हम लोग जीरो अज्यूम करते हैं। PV is equal to nRT में मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम जीरो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी जीरो है। हम लोग ये बोलते हैं कि मॉलिक्यूल रैंडम मोशन देता है और ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोई भी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रखेंगे। लेकिन क्या रियल गैस में ऐसा होता है। जब मैंने मोलिकुलर फोर्सेस से चैप्टर स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस, सो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस में मैंने आपको दिखाया था कि कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू डिस्पर्जन और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। परफेक्ट, याद है। हाँ। टेम्परेरी डाइपोल जनरेशन, उसकी वजह से फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। मतलब रियल गैस जो होगी वो अगर इवन आप इनर्ट गैसेस भी उठा लें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इन सब गैसेस में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस आने चाहिए। ठीक हाँ बात है। बताया था। हाँ। तो इनमें भी अगर अट्रैक्टिव फोर्स आना चाहिए तो रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। और क्या रियल गैस के किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग जीरो वॉल्यूम का एज्यूम कर सकते हैं। नहीं, मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, हाँ होगी। मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी और उस वॉल्यूम को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। आशय, हेलो आशय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट कैसे। सर क्या बताओ सर आपको, तो कल ही बनने को दिया था सर, अभी फिर खराब हो गया। कल बना के लाया क्या था। खराब कर दे रहे हो, लैपटॉप कैसे खराब कर दिया। नहीं वो बहुत पुराना लैपटॉप है, मतलब कम से कम 7-8 साल पुराना, 6-7 साल तो जरूरी है। 6-7 तो ज्यादा नहीं है, 6-7 तो चलता है, i5 तो ठीक होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। हम लोग एक टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, एक्चुअली बात ये है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने फिनिश कर दिया है, अब मैं रियल गैसेस डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है आशय। एक आइडियल गैस है, एक रियल गैस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। देखो आशय, जो आइडियल गैस के लिए हम लोग बोलते हैं कि मोलिकुलर वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जो वेसल का वॉल्यूम होता है ना, वही वॉल्यूम आप यूज कर लेते हैं। परफेक्ट। लेकिन क्या वो वॉल्यूम यूज करना सही है, क्योंकि कुछ वॉल्यूम तो मोलिक्यूल भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। यस सर, बट आइडियल गैस
हाँ, मतलब आइडियल गैस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मोलिक्यूल्स का जो भी वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, लेकिन रियल गैस में क्या होगा, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। दूसरी बात क्या है, जो आइडियल गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को जीरो अज्यूम करते हैं, कोई अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा भी है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करके हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। Yes, sir. लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है आशय। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है मैंने स्टार्ट किया था अट्रैक्टिव फोर्सेस से। सो टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस में मैंने दिखाया था कि कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो वहां पर भी टेम्परेरी डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। परफेक्ट। Yes, sir. तो अगर टेम्परेरी डाइपोल जनरेट हो सकते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट हो सकते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं, मतलब जो आपके पास रियल गैस होगी, कोई भी इवन इनर्ट गैस भी आप उठाते हो उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे और वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करेगी। यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे। परफेक्ट। Yes, sir. सो आशा होमवर्क किया था? Yes, sir. थोड़ा बाकी रह गया था थोड़ा और बाकी रहेगा, कितना बाकी रहेगा? क्योंकि मेरा मतलब तो फिजिक्स वगैरह का रिजल्ट टेस्ट है मेरा एक्चुअली। ठीक है, कोई बात दूसरा मैं ट्यूशन में उसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर कुछ तो किया है ना Yes, एटलीस्ट। sir. थोड़ा सा किया अगर है। आपसे होमवर्क नहीं होता है तो एक टेक्निक मैं बता देता हूँ, इवन ओड कर लिया करो। जितना क्वेश्चन दिया हो ना उसमें से इवन अटेम्प्ट कर लिया या ओड अटेम्प्ट कर लिया, स्किप कर सकते हो बीच में। ठीक है, Yes, sir. तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो। लेकिन ऐसा कभी कभी करना है, डेली नहीं। Yes, sir. हाँ, सो पहली बात, डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस लिख लो जल्दी से। differences between ideal gas and real gas। पहला पॉइंट है, रियल gaseous molecules have finite volume। first point is real gaseous molecules have finite volume। real gaseous molecules have finite volume। real gaseous molecules have finite volume। अजय लिख लिया? यस सर, ये पॉइंट हो गया। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, सेकंड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन रियल गैस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो। ऐसे करना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन रियल gas molecules is not zero। intermolecular attraction in between real gas molecules is not zero। हाँ real gases can be liquefied। real gases can be liquefied। real gases can be liquefied। जो आपकी रियल गैसेस हैं उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई करने का क्या मतलब है, आप प्रेशर अप्लाई करते जाओ, जितना एक ऐसा पर्टिकुलर प्रेशर आएगा जिसके बाद गैस के मॉलिक्यूल इतने पास पास आ जाएंगे कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर कम करना है। लिक्विफिकेशन के लिए प्रोसेस क्या होगी, प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके। यस सर।
फिर लिखो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर can be measured in terms of Z. Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z की वैल्यू क्या होगी? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, Z is equal to PV by RT. Actually, for ideal gas, it should be, for ideal gas, the Z should be Z is equal to 1 or PV is equal to RT. PV is equal to RT for 1 mole of gas. आइडियल गैस की बात करें तो PV शुड बी इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। लेकिन 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 रियल गैस ऐसा कुछ फॉलो नहीं करती। रियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेरी होता है, और कैसे वेरी होता है मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर मैं कर्व बना देता हूं। कर्व कैसा बनता जाएगा देखते जाइए। इस साइड Z प्लॉट कर रहे हैं और इस साइड टेम्परेचर को इंक्रीज किए जा रहे हैं। Z प्लॉट किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर, सॉरी प्रेशर को, टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ये कर्व बेसिकली क्या डिनोट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कितना कितना डेविएट हो रही हैं एट डिफरेंट प्रेशर। तो आप देखोगे जो सबसे कम डेविएशन है वो हीलियम में आ रहा है, मतलब बिल्कुल पास चल रहा है। और भी ज्यादा पास दिखा सकते हो। जो Z इज इक्वल टू 1 ये आइडियल गैस के लिए है, तो इसके सबसे ज्यादा पास कौन चल रहा है? हीलियम, कॉन्टिन्यूअसली। फिर आप देखो N2 गैस क्या हो रहा है। N2 गैस के केस में Z का वैल्यू पहले कम होगा 1 से, फिर इंक्रीज होता जाएगा। O2 में भी ऐसे ही होगा, NH3 में भी ऐसे ही होगा। लेकिन NH3 में डेविएशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि NH3 के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो हर जगह है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है एज कंपेयर टू लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या और कौन सा हो सकता है? हाँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कंपैरिजन में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, NH3 एक डाइपोल है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी तो इसका मतलब यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा हैं। तो इस वजह से ये आइडियल गैसेस सबसे ज्यादा डेविएट करेगी। इसको लिक्विफाई करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर गैसेस। अगर N2 80 केल्विन के आसपास लिक्विफाई हो रही है तो NH3 रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे ही लिक्विफाई हो जाती है। ऐसा कुछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसे बोला जाता है। इसमें कोई डाउट है आद्या? नो सर। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कर लो। आयुष कोई डाउट? आयुष, प्रणव? नो सर। ठीक है, नो सर। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको 3 कर्व दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि पहचानो इन तीनों में से कौन सा कर्व किसका है, 3 गैसेस मेंशन कर दिए जाएं, हीलियम बोल दिया जाए और आपको बोल दिया जाए N2 और बोल दिया जाए O2,
तो इन तीनों कर्व में से आइडेंटिफाई कैसे करना है? हाइड्रोजन एंड हीलियम दो ही कर्व ऐसे हैं जो हमेशा Z का वैल्यू 1 से ज्यादा रखेंगे, बाकी सारी गैसेस नीचे की तरफ आएंगी। हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस ऐसी हैं क्योंकि इनको लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है, ये हमेशा कर्व जो आइडियल गैस वाला कर्व होगा उसके हमेशा ऊपर रहेंगी, Z इज इक्वल टू 1 के हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन बाकी सारे गैसेस, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। ओके, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन, किससे लेस होना चाहिए? आइडियल वॉल्यूम, जो वेसल का वॉल्यूम होगा। यूजुअली हम लोग क्या मान ले रहे थे, वेसल का वॉल्यूम ही आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, जो गैसेस के लिए वॉल्यूम जो होगा वो कितना होना चाहिए? वेसल के वॉल्यूम के बराबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे अपने को नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल अगर बी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग क्या कर देंगे, n इंटू बी। n इज इक्वल टू बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, सो बेसिकली बी में ही हम लोग एवोगैड्रो नंबर का एक फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। बेसिकली ऐसे याद रख लो कि कितना वॉल्यूम कम करना है वो शुड बी इक्वल टू NB। NB वॉल्यूम आपको कम करना पड़ेगा जो वेसल का वॉल्यूम है उससे, वेसल के वॉल्यूम से NB वॉल्यूम आपको कम करना पड़ेगा। B जस्ट फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर है, रिप्रेजेंट किसको करता है? आपके n मॉलिक्यूल्स, एक मोल अगर गैस की बात करें तो एक मोल के गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो आपका बेसिकली बी से निकलकर आ रहा है। एक मोल गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कितना है? बी। n मोल्स के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? NB। तो यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन में एक्चुअली अवेलेबल वॉल्यूम बस इतनी सी है। आइडियल गैस इक्वेशन में जो एक्चुअली अवेलेबल वॉल्यूम है फॉर रियल गैसेस दैट शुड बी V minus NB। B is a factor that defines volume occupied by 1 mole of molecules। B is a factor which defines volume occupied by 1 mole of molecules। ठीक है, इतनी बात समझ आई या इसमें कोई डाउट है? V minus NB नहीं सर। आद्या आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये है कि सर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, इनका प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये बड़ा डाउट आता है। तो देखो आइडियल प्रेशर क्या होगा, हम लोग अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, तो वहां से जो प्रेशर बन के आएगा उसे आइडियल प्रेशर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आइडियल प्रेशर रियल प्रेशर के बराबर नहीं है। एक्चुअली प्रेशर कितना मेजर करना चाहिए? एक्चुअली प्रेशर वही होगा जो आपने मेजर किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, प्रेशर उतना ही होगा जितना मेजर किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आइडियल गैसेस में हम लोग जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मेजर करना चाह रहे थे। मतलब आइडियल प्रेशर जो हम लोग मेजर करना चाह रहे थे वो हम लोग मेजर कर ही नहीं पा रहे हैं। PV इज इक्वल टू NRT में जो आइडियल प्रेशर होता है उसमें जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन एक्चुअली तो फोर्स लग रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो एक मॉलिक्यूल जो वॉल को अप्रोच कर रहा है, प्रेशर जनरेट क्यों होता है? मॉलिक्यूल जाके वॉल पर स्ट्राइक करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो वॉल पे आके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने की वजह से एक फोर्स के साथ आया, यहां पर फोर्स अप्लाई किया,
फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फोर्स आके किसी एरिया पे अप्लाई हुआ तो उसको क्या बोल देंगे, प्रेशर जनरेट हो रहा है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे जा जा के कंटेनर की वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे तो एक नेट प्रेशर जनरेट होता हाँ है ना। लेकिन आइडियल गैस के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो आइडियल प्रेशर हम लोग ले रहे थे वो एक्चुअली आइडियल ले ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। एक मॉलिक्यूल वॉल को अप्रोच करेगा तो बाकी सारे मॉलिक्यूल उसको वापस खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक बात है, एक मॉलिक्यूल अगर वॉल को अप्रोच करेगा तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उसे अपनी तरफ वापस खींचेंगे। नेट रिजल्ट क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल की स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होने की वजह से कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा, मतलब कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। परफेक्ट। सर, जो पहले ही स्ट्राइक कर चुका है या वो, या फिर और बाकी? नहीं, कोई भी रियल गैस का मॉलिक्यूल के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, देखो आइडियल गैस में तो स्ट्राइक सिंपली कर सकता है। हाँ कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, जाएगा स्ट्राइक करेगा, जितनी स्पीड है उतने से ही स्ट्राइक करेगा। लेकिन रियल गैस, जो एक्चुअल गैस होती है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही एक मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने के लिए जाएगा उसे बाकी सारे मॉलिक्यूल पीछे की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और अगर पीछे की तरफ खींचेंगे स्पीड को कम कर देंगे, हाँ हो जाएगी। है ना। और स्पीड कम हो जाएगी तो हम लोग जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं आइडियल, जो रियल गैस के लिए जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं अपना मैनोमीटर से या बैरोमीटर से, जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रेशर नहीं होगा जो आइडियल गैस का होना चाहिए था, हाँ उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो खींच लिया है मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्शन कम हो गया। EV इज इक्वल टू nRT का जो आइडियल प्रेशर होगा, दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर मेजर्ड फॉर रियल गैस। क्योंकि अपने को आइडियल गैस पे लेके जाना है तो हम लोग रियल गैस के लिए प्रेशर मेजर करेंगे, उसमें एक फैक्टर Na²/V, ये एक फैक्टर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। AN² होगा, गलत लिख दिया थोड़ा सा, 1 मिनट देना। AN² कर देना इसे, मैं भी चेंज कर देता हूं, AN²/V²। तो एक फैक्टर ये आपको ऐड करना पड़ेगा टू जनरेट आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर अगर आपको बनाना है तो ये फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा, तब ये प्रेशर आइडियल प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर मेजर्ड प्लस कुछ फैक्टर ऐड करें तब जाकर वो आइडियल प्रेशर के बराबर आएगा। आया समझ? आद्या, यस सर। ये लास्ट वाला पार्ट हाँ लास्ट वाला भी आया। ठीक है। तो यहां से एक नया साइंटिस्ट आता है वैन डर वाल। वो क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है, इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है। वॉल्यूम की जगह क्या लिख देगा, V - NB, क्योंकि हम लोग जो वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं उसमें से कुछ फैक्टर कम हुआ है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और प्रेशर में कुछ फैक्टर ऐड हुआ है। तो नेट इक्वेशन, जो नई इक्वेशन बन जाएगी, प्रेशर की जगह क्या रख देंगे, P मेजर्ड प्लस AN²/V²। प्रेशर की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, P + AN²/V²। और वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या रख देंगे, V - NB इज इक्वल टू nRT। इसे बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। ये क्या किया, समझ आया आद्या? हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो क्या क्या समझाया है। आयुष, आपको समझ आया? यस सर। ठीक है। कशिश, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? चलो कोई बात नहीं। प्रणव, आपको समझ आया?
चलिए कोई नहीं, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर मुझे बताइए जैसे ही नोट डाउन हो जाए तब। इस चीज को कई बार वीएम भी बोल दिया जाता है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज को कई बार वीएम भी बोल दिया जाता है, वीएम। हाँ अद्या, ये हुआ क्या? यस सर, हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आपको ये पता चल गया ये इक्वेशन ऐसे है, तो उसके बाद अगली चीज जो आपको ध्यान करनी है वो ये है, मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, उसको आपको जस्टिफाई करना है। एट हाई टेम्परेचर, एक लाइन लिखना, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, at high temperature and low pressure, at high temperature and low pressure, at high temperature and low pressure, the real gas will behave as ideal gas. The real gas will behave as ideal gas. At high temperature and low pressure, the real gas will behave as ideal gas. ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है इन दो बातों से। देखो पहली बात, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज स्पीड से आएगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो वो जो बैक खींचने वाला फैक्टर है, मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनको कंसीडर करना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड से आ रहा है तो डिक्रीज भी बहुत ही कम आ पाएगा। परफेक्ट आद्या? यस सर। हाँ। दूसरी बात क्या है, लो प्रेशर है, प्रेशर लो होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए मतलब पीछे की तरफ खींचने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो जाएंगे। तो प्रेशर शुड बी नियरली इक्वल टू आइडियल प्रेशर, जो भी मेजर्ड प्रेशर होगा दैट विल बिकम नियरली इक्वल टू आइडियल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम में अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गया है क्योंकि प्रेशर कम है, और इनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया है उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी। हम लोग ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उसको कंसीडर कर रहे थे, उसी की वजह से एनबी फैक्टर बन रहा था आपका, लेकिन ये फैक्टर खत्म हो जाएगा अगर आप इन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को बहुत ज्यादा कम कर दें। कम कैसे कर सकते हैं, प्रेशर डिक्रीज करके। परफेक्ट। हाँ। तो अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर है तो उस केस में रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। परफेक्ट, ये स्टेटमेंट यस सर। सही है। चलिए, तो ये बात आपकी हुई। अगर मैं मैथमेटिक्स पे जाऊं, अभी तक तो मैं क्या बोल रहा था, थ्योरेटिकल पार्ट की ऐसे होता है, अगर मैं मैथमेटिकल पार्ट पे जाऊं तो ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये बात ठीक है क्या? ये इक्वेशन आपकी बेसिकली एक क्यूबिक इक्वेशन है। Vm को आप मल्टीप्लाई कर दो, P प्लस PV स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर डिवाइड बाय Vm स्क्वायर इनटू Vm माइनस NB। अब आपको दिखाई दे गया होगा क्यूबिक इक्वेशन क्यों है। पीवी स्क्वायर को जैसे ही आप पीवीएम स्क्वायर को जैसे ही आप वीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन आपकी जनरेट हो जाएगी। परफेक्ट, ये इक्वेशन हाँ। एक क्यूबिक इक्वेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि वीएम को जैसे ही इस वीएम स्क्वायर को जैसे ही वीएम से मल्टीप्लाई करोगे क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। और किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? रूट्स, हाँ, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। पहला,
तीनों रूट्स इमेजिनरी हो जाएं। दूसरा पॉसिबिलिटी, एक रूट रियल, दो रूट इमेजिनरी। परफेक्ट। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है कि तीनों रूट रियल हो जाएं। परफेक्ट। रियल यस सर। इमेजिनरी रूट्स कुछ आइडिया है? आद्या मैथमेटिक्स। नहीं, आद्या और रियल और कृषि इमेजिनरी नहीं पता है। नहीं पता है, चलो कोई नहीं। मैथमेटिक्स छोड़ दो, मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ फिर। बाकी लोग जो आईआईटी जेई से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए जरूरी है थोड़ा जान लो, रियल और इमेजिनरी रूट्स का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। पता है क्या श्रेया, रियल रूट क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं मुझे बताओ एक बार। डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0 इमेजिनरी में, ग्रेटर देन 0 रियल में। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज पॉजिटिव इन दैट केस इट विल बी ए रियल रूट। परफेक्ट। तो यहां पर मैं जब प्लॉट करने की कोशिश करता हूं तो एक पॉइंट तक पीवी कर्व कुछ ऐसे आता है जो आइडियल गैस इक्वेशन का कर्व है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, पीवी कर्व कुछ ऐसे हो जाता है और एट दिस पॉइंट लिक्विफिकेशन अकर्स। लिक्विफिकेशन एट दिस पॉइंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कर्व है, T2 T1 और भी ले सकते हो, बीच में कोई ले लो T3। इसको ऐसे करता हूं T3, इस पे जस्ट लिक्विफाई होगा, इस पॉइंट पे जस्ट लिक्विफाइड। ये कर्व क्या है देखिए, एक्चुअली जब मैं आइडियल गैस को सॉरी रियल गैस को प्रेशर को लगातार कम कर रहा हूं, प्रेशर कम किए जा रहा हूं, यहां से प्रेशर कम किए जा रहा हूं, ये प्रेशर बढ़ाए जा रहा हूं, एक मिनट देना मुझे, प्रेशर को मैं कम किए जा रहा हूं तो वॉल्यूम एकदम से प्रेशर को बढ़ाना चाहिए। एक मिनट, ये कर्व मैंने शायद गलत बना दिया है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। प्रेशर बढ़ाने से लिक्विफाई होता है ना, मिलेगा पीवी कर्व, प्रेशर ऐसे है, नहीं ये सब तो ठीक है तो ठीक, कुछ गलत तो नहीं किया है, लेकिन प्रेशर कम करने से आपके पास लिक्विफिकेशन हो रहा है, वॉल्यूम एकदम से कम हो जा रही है, वॉल्यूम कम हो जा रही है, हाँ ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, बैक साइड से लेके चलना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से ही बात करनी पड़ेगी, बैक साइड से लेना पड़ेगा, मैं सिखाता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड से चलना शुरू करते हैं, इस साइड एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, यहां से शुरू करेंगे कर्व को, ये वाला कर्व मैं शुरू कर रहा हूं, तो यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को कम करता जाऊंगा मतलब प्रेशर बढ़ा रहा हूं, यहां पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम कम होती जाएगी, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन। सुनाई दे रहा है? यस सर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सिंपली बोल सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम लोगों ने कई बार लिया है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊंगा, यहां से इस तरफ से चलना शुरू करो, जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूं क्या होता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज। बेसिकली इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो, मैंने एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ये मेरा कंटेनर, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं, अंदर कुछ गैस है। बचपन में पिचकारी से खेले होगे, तो जब प्रेस करते हो तो प्रेशर आप बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है एयर का। हाँ।
तो वही कुछ फिनोमिना है। यहां पर अंदर मैंने गैस रख दी और क्या किया कि प्रेशर इंक्रीज करने लगा। प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर ये मतलब श्रिंक होके अज्यूम कर लो यहां तक आ गया, कुछ प्रेशर मैंने पी अप्लाई किया तो गैस का वॉल्यूम आप देख रहे होगे कम हो गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जिस प्रेशर पर वॉल्यूम सडनली एकदम से बहुत कम हो जाएगी। ये वॉल्यूम एकदम से बहुत कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एकदम से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन हो रहा है। ये जो पॉइंट है ना, इस पर लिक्विफिकेशन हो रहा है। इस प्रेशर पर आपका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और गैस जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगी एकदम से प्रेशर सडनली डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी वॉल्यूम एकदम से सडनली डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज बहुत कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया लेकिन वॉल्यूम में उतना डिक्रीज नहीं हुआ है जितना पहले हो रहा था। परफेक्ट, क्योंकि लिक्विड कम कंप्रेस हो पाता है प्रेशर इंक्रीज करने से, लेकिन गैस तो इजीली कंप्रेस हो जाती है। तो वो वाला फंडा है। यहां पर क्या हुआ है, लिक्विफिकेशन हुआ है। ये कर्व कुछ ऐसे आता है, ये लिक्विफिकेशन का कर्व होता है। लिक्विफिकेशन किस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर। अब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लिक्विफिकेशन अलग अलग तरह से होता है। मतलब इससे अगर कम टेम्परेचर में लेता हूं तो लिक्विफिकेशन पहले ही हो जाएगा। थोड़ा सा कम टेम्परेचर लिया जाए तो लिक्विफिकेशन और पहले हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर कम रखा जाए तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। गैस के मोलिक्यूल्स की स्पीड कम होती है। स्पीड कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो लिक्विफिकेशन होना इजी हो जाता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो लिक्विफिकेशन आसान होता जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होता जाएगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द लिक्विफिकेशन विल बिकम डिफिकल्ट। इतनी बात समझ में आई? यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विफिकेशन करना या लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से लिक्विफिकेशन करना इजी होता जाएगा। तो ये पॉइंट एक नोट डाउन कर लो, with increase in temperature the liquefaction will become difficult. With increase in temperature the liquefaction will become difficult. With increase in temperature the liquefaction will become difficult, while with decrease in temperature the liquefaction will become much easier. While with decrease in temperature the liquefaction will become much easier. अब मैंने आपको एक जस्ट लिक्विफाइड वाला पॉइंट बोला, मतलब इस पॉइंट के ऊपर कोई भी आप टेम्परेचर सप्लाई करोगे तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। इस पॉइंट के ऊपर कोई भी टेम्परेचर आप लोगे उस पर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, इवन दो आप कितना ही प्रेशर लगा लो, कितनी ही वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर एंड वॉल्यूम से कोरिलेट नहीं कर सकते इस पॉइंट के ऊपर। अगर इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है तो कुछ भी प्रेशर ले लो आप, आपका गैस लिक्विफाई नहीं होगी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट। इस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर होगा उसे क्रिटिकल टेम्परेचर, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसे क्रिटिकल टेम्परेचर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसे क्रिटिकल प्रेशर,
और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगी उसे क्रिटिकल वॉल्यूम। इस पॉइंट पर तीन चीजें होंगी, एक प्रेशर होगा, एक टेम्परेचर होगा, एक वॉल्यूम होगा। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर हो उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर हो उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम हो उसे क्रिटिकल वॉल्यूम, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो उसे क्रिटिकल प्रेशर। सर क्यों नहीं होता उस लोग से? देखो आद्या, एक पॉइंट से ऊपर अगर आपने टेम्परेचर सप्लाई किया तो उसके ऊपर बाय मैथमेटिक्स में बोलूं तो इस इक्वेशन के तीनों रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में बोलूं तो इस इक्वेशन के तीनों रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। मतलब किसी भी वॉल्यूम की वैल्यू जीरो नहीं होती है। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स अगर जीरो हो जाए तो उसका मतलब गैस फेज में नहीं रहा है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया है। हाँ। तो ये तीनों रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं बाय मैथमेटिक्स। एंड थ्योरेटिकली अगर बोलता हूं तो ऐसे बोलूंगा, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करते हो, मतलब एक लिमिट लगती है, इस लिमिट से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल इतनी ज्यादा स्पीड से हैं कि उनको पास पास नहीं लाया जा सकता ज्यादा प्रेशर लगाने पर भी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखा था हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। हाँ। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जिस पर काइनेटिक एनर्जी को वाया अट्रैक्शन खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिक्विड के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का मोशन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन गैस में तो मॉलिक्यूल मूव करने चाहिए। हाँ। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा कर दें तो उसके बाद आप प्रेशर कितना भी लगाते रहो, आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विफाई नहीं हो सकता, मतलब पास पास नहीं आ सकते सारे मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं किया जा सकता। समझ आया? अच्छा, मतलब वो पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? वो पार्टिकल को पास पास लाना पड़ेगा, बिल्कुल क्लोज लाना पड़ेगा, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, वो तो पता है। हाँ, तो अगर मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एक आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फटाफट स्ट्राइक करने लगेगा, और इतना तेज स्ट्राइक करने लगेगा कि आप जितना भी प्रेशर लगाओ उसको वो रेजिस्ट कर देगा, रहेगा गैस फेज में। अच्छा, तो मतलब बस उसी पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और नहीं, जगह उस भी तो पॉइंट होगा। पर नहीं। देखो समझो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इस गैस में क्या हुआ, और जगह भी होगा, टेम्परेचर अलग कर दे रहा हूं मैं। आद्य देखो, अगर मैं T3 टेम्परेचर ले रहा हूं तो वो T1 से ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को मैंने बढ़ाया है पर्टिकुलर वैल्यू तक। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का सिस्टम ले रखा है, सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है आद्या। हाँ, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा उस पॉइंट और पे। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो हाँ, जाएगा तो लिक्विफाई तो करना प्रेशर मुश्किल काम हो नहीं जाएगा। करेगा। हाँ। परफेक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकता, उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ सर। इससे ऊपर कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, उसको लिक्विफाई करना मुश्किल होता जाएगा, मतलब लिक्विफाई हाँ। नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि इस पॉइंट के ऊपर आपका लिक्विफाई नहीं हो सकता, कितना भी टेम्परेचर ले लो, तो उस पॉइंट को बोल दिया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल वर्ड किस वजह से, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये आखिरी वैल्यू है जिस पे लिक्विफाई हो सकता है टेम्परेचर की, बाय अप्लाइंग प्रेशर। उससे ऊपर कुछ भी होगा तो उसके ऊपर लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है? यस सर। अब ये देखिए, इस पॉइंट पर तीनों रूट एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पर तीनों रूट एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। और ये मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं तो वो देखो एक बार, शेयर स्क्रीन। देखिए आपके सामने आया होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर के लिए फॉर्मूलाज दिख रहा है। हाँ। तो इनकी डेफिनेशन भी लिख लो, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है।
और इन तीनों के फॉर्मूला भी देख लो। समझा मैंने दिया ही होता क्या है, आपको फॉर्मूला लिखना है और डेफिनेशन लिखनी है, सामने आ गया होगा, हाँ लिख लो एक बार। हाँ अद्या कॉपी हुआ? ये सर हो गया। हो गया है। प्रणव? सर तीनों लिखने हैं? हाँ तीनों लिखने हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ सर बस थोड़ा सा बचा है। कर लो कर लो, करके बता देना एक बार। यस सर हो गया, ठीक है। ये भी कर्व एक बार नोट डाउन कर लेना, जस्ट लिक्विफाइड वगैरह वगैरह। यहां पर क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1, ये भी एक पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कर्व भी आप एक बार ड्रॉ कर लेना। जैसे ही हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया आद्या। प्रणव? प्रणव एक बार बता देना, कॉपी हो जाए यस तो। सर यस कॉपी सर हुआ? ठीक है सर ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसे। हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं एक और पार्ट बता रहा हूं। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सेलेक्टिवली कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे NaOH की टेंडेंसी होती है कि वो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं पे ज्यादा हो गई हो कंसेंट्रेशन, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, थोड़ा अमाउंट NaOH का डाल दो, वहां पर रख दो एक डब्बे में NaOH। वो क्या करेगा, जितना भी एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम में जितना भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब कैसे करता है, NaOH will react with CO2 to form Na2CO3 plus H2O। तो ये इक्वेशन होती है आपका। NaOH क्या होता है, सॉलिड पैलेट्स हैं बेसिकली, लिक्विड भी ले सकते हो कंसंट्रेटेड, और यहां पर Na2CO3 भी सॉलिड बनता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली एब्जॉर्ब करा सकते हैं। एब्जॉर्ब कराने का तरीका क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम लोग बेसिकली CO2 डाल दे रहे हैं, NaOH NaOH रख दे रहे हैं CO2 के चैम्बर में, तो वो एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा, Na2CO3। CO2 एब्जॉर्ब करेगा। श्रेया मेरा शायद स्लो होगा, तुम्हारा स्लो नहीं, मैं एक बार रिकनेक्ट कर लेता हूँ ब्रॉडबैंड से। हेलो श्रेया? हेलो श्रेया? यस सर। अभी साउंड ठीक है? यस सर। अरे मेरा स्लो हो गया तो था, मैं और मेरा क्या मेरा नहीं स्लो सर, हो मेरे को गया। बार बार ब्लर आ रहा है। ब्लर मेरे अभी नहीं साइड से आएगा। मेरे को आ रहा है, मेरे को दिखा रहा है या नेटवर्क बैंडविड्थ इज स्लो। ओ तो सर आज का अपलोड कर दीजिएगा लेक्चर। अपलोड तो मैं अभी कर दूंगा, ठीक है श्रेया? यस सर। NaOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, Na2CO3 बना देता है। दूसरा क्या हो सकता है, वाटर को अगर आपको एब्जॉर्ब कराना है, वाटर वेपर्स को, तो बड़े सिंपल सिंपल कंपाउंड होते हैं, P4O10, H2SO4 कंसंट्रेटेड,
ये सारे के सारे कंपाउंड NaOH NaOH कंसंट्रेटेड, ये भी आपका H2O को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉल्यूशन बना देते हैं। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिंपली वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ये कंसंट्रेटेड पार्ट है, थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो ये सारे कंपाउंड P4O10 H2SO4 NaOH, ये सारे के सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक कंपाउंड होता है इथिलीन पायरोगैलोल, वर्ड मैं एक बार बोल देता हूं। दे रखा है, नहीं दे रखा, चलो कोई ना, मेरे को याद है तो मैं बोल देता हूं। ये कंपाउंड क्या करता है, O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है उसे एब्जॉर्ब ये कंपाउंड कर लेगा। तो आपके पास किसी चैम्बर में अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, वहां पर क्या डाल दो, इथिलीन पायरोगैलोल, तो जितना भी ऑक्सीजन होगा उसको सारे को इथिलीन पायरोगैलोल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कुछ गैसेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको जैसे ये नोट डाउन हो जाए बता देना। आद्या, यस सर। जैसे नोट डाउन हो जाए बोल देना। फिर एक न्यूमेरिकल देके आज का क्लास एंड करते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लो। और यहां पर गैसियस स्टेट आपका फिनिश हो चुका है, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। बस आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपको नरेंद्र अवस्थी के सारे क्वेश्चंस अब सोल्व करने पड़ेंगे। 50 तक आप कर चुके हो, बाकी सारे आपको करने हैं। परफेक्ट, होमवर्क समझ आ गया? हाँ। नरेंद्र अवस्थी पूरी सोल्व करनी है, और अगर ना हो तो जैसे आर्यन है इसको प्रॉब्लम आएगी, तो ओड या इवन की सीक्वेंस में कर लेना। आइदर ओड और इवन, जो भी सीक्वेंस आपको पसंद आए उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आधा कॉपी हुआ, लास्ट बचा है। कर लो। सर हो गया। हो गया। तो यहां पर मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूं, वो देखिए। सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। हाँ, आपको वैन डर वाल कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं। वैन डर वाल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ए एंड बी को वैन डर वाल कांस्टेंट बोला जाता है। तो ए और बी बेसिकली आपको कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर मेंशन्ड है तो आपको ए और बी कैलकुलेट करना है।
कीजिए ट्राई। फॉर्मूला भी आपके सामने ही है। आपको कैलकुलेट करना है वैन डर वाल कांस्टेंट बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। सर हाँ श्रेया बोलो। सर इसमें आर हम लोग 1/12 लें या 8.314? यहां पर आपके पास आप 8.314 लो, क्योंकि ऐसा यूनिट 8.314 है। ओके सर। देखो श्रेया, अपने को इस चीज पे डिपेंड करता है कि एसआई यूनिट में दे रखा है या फिर अपने को जो प्रेशर और टेम्परेचर किस में दे रखा है, जो एस 80 लीटर एटीएम में दे रखा है। तो यहाँ पर एटीएम में गिवन है। एक जो गड़बड़ है वो ये है कि लीटर एटीएम में दिख रहा है साफ साफ, प्रेशर आपको जो दे रखा है वो एटीएम में है। एटीएम में जब भी हो तो 0.0821, और अगर आपको बार में या एसआई यूनिट में दे रखा है तो आप क्या ले लो, 8.314। एसआई यूनिट बार होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, सॉरी, पास्कल एसआई यूनिट होती है। बार में अगर आपको ले रखा है या पास्कल में ले रखा है तो वो इजीली आप बार पास्कल में कन्वर्ट करके 8.314 पे जा सकते हो। 8.314 एसआई केस में यूज करेंगे जब जूल में आंसर निकालना हो, और लीटर एटीएम में दिख रहा हो, मतलब यूनिट एटीएम में दे रखी हो, तो सीधा सीधा आप यूज कर लो 0.0821। तो प्रेशर की वैल्यू से यहाँ पे सीधा सीधा आइडिया लग रहा है 0.0821 पे जाना चाहिए। किसी का हुआ क्या क्वेश्चन, या मैं ही सोल्व करूं? नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखो आद्या, डाटा में एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, तब तक मैं शेयरिंग हटा देता हूँ, स्टॉप शेयर। सो यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन है वो कुछ ऐसे है। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू मेंशन्ड है कितना, 282.8। क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8a/27 R into B। परफेक्ट। सर आंसर की वैल्यूज क्या क्या है? आंसर की वैल्यूज श्रेया, जो ए की वैल्यू आएगी वो आ रही है 4.47 लीटर स्क्वायर एटीएम मोल रेज टू पावर -2। सो ए की वैल्यू 4.47 और बी की वैल्यू है आपकी 0.057।
तो मेरा ए आया 4.60 समथिंग एंड ठीक है, बी आया बिल्कुल ठीक है, बी आया 0.58। बिल्कुल ठीक है। 0.058 आना चाहिए, ये तो हाँ 0.058। हाँ ठीक है, सही है श्रेया, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पता था, क्रिटिकल प्रेशर आपको पता था। क्रिटिकल प्रेशर कितना है? क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू A बाई 27 B स्क्वायर। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कितनी है? वैल्यू दे रखी है 50 atm। मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, दोनों साइड, दोनों इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर देता हूं। 1 इज इक्वल टू 20, 1 इज इक्वल टू 8A डिवाइड बाय 282.8 इंटू 27 RB, और इस साइड 1 इज इक्वल टू A बाय 50 इंटू 27 B स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब Yes, दोनों sir. इक्वेशन 1 के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा 8A डिवाइड बाय 282.8। हेलो, चल रहा है ना? हाँ ठीक है। 282.8 इंटू 27 RB इज इक्वल टू A डिवाइड बाय, नहीं यहां से तो R का वैल्यू निकल के आ जाएगा, अपने को वैल्यू वैसे ही रखनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, A की वैल्यू रख सकता हूं क्या? A इज इक्वल टू 50 ना, वहां से भी आ जाती, वैसे वहां से भी आ जाएगी, ठीक है। 8A डिवाइड बाय 282.8 इंटू 27 RB इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 50 इंटू 27 B स्क्वायर। एक B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B will become equal to 282.8 into 27 into 0.0821 divide by 50 into 27। ये आपका आंसर हो जाएगा B के लिए। अध्याय आया? Yes, sir, आ गया। तो B का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। B का वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में B का वैल्यू पुट कर लो, A का आ वैल्यू जाएगा। निकल कर आ जाएगा। ऐसे सोल्व होगा। चलिए, सर, ऐसा अवस्थी में भी होगा मतलब? अवस्थी में कैलकुलेशन इजी मिलेंगी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है। अच्छा। अब देखो पीक टाइम आ गया है, 11th क्लास का पीक टाइम आ चुका है, तो अभी अपना मेहनत बहुत रेगुलर करना पड़ेगा। और आपको पता है पूरी जिंदगी में अगर आप आईआईटी क्वालिफाई करते हो या नीट क्वालिफाई करते हो, तो सबसे ज्यादा मेहनत 11th 12th में होगा, उसके बाद कॉलेज में कोई मेहनत नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अपना मेहनत में कोई कमी ना हो, रेगुलरिटी मेंटेन रहे। एनसीईआरटी पढ़ना है, जो मैंने बताया था उसी वे में पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा। और बेसिकली क्वेश्चन जितना होमवर्क मिले पूरा करते रहना है। सिलेक्शन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजीली सेलेक्ट होते हैं, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलिए यहां पर आज का क्लास हम लोग एंड करेंगे, कॉपी होते ही बता देना, फिर मैं एंड कर दूंगा क्लास। सर वीडियो अपलोड हो जाए तो एक बार मैसेज दे हाँ दीजिएगा। ठीक है श्रेया।
आधा कॉपी हुआ? यस सर, हो गया। चलिए बाय। थैंक यू, बाय सर।